कैन यू सी दिस? यस मैम। ठीक है, अच्छा तो हम कल कहाँ थे? हमने पॉइंट कहाँ तक कर लिया था? 7? यस मैम। कौन से पॉइंट तक कर लिया था? 7 तक किया था, पक्का बता दो। EMF इक्वेशन मैंने प्लस कहा मुझे, न्यूमेरिकल्स। हाँ ये कौन सा पॉइंट था? 7 या 8? 9। 9 था? 8। आर यू हाँ। श्योर? हाँ 9 था, मैंने। ठीक है, ओके। इसके इसके कंटिन्यूएशन में मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, आपको ये याद दिला देती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा था। ठीक, एक बार ऑपरेशन रिमाइंड कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलूंगी। ऑपरेशन में मैं याद दिला दूं, टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी यहाँ पर कि क्या हो रहा था जब मैंने यहाँ पर एसी वोल्टेज लगाई थी। जब मैंने यहाँ पर एसी वोल्टेज लगाई थी कैपिटल वी, ठीक, उसकी वजह से ये थी क्या? सप्लाई वोल्टेज। उसकी वजह से कुछ सप्लाई करंट आया था आई, दोनों ही, क्योंकि वी भी ऑल्टरनेटिंग है इसलिए आई भी ऑल्टरनेटिंग होगा। यस, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, ये आई जाके प्राइमरी के टर्न्स N1 के साथ लिंक होगा और क्या बना डालेगा? फ्लक्स फाई। क्योंकि V भी ऑल्टरनेटिंग है, I भी ऑल्टरनेटिंग है, तो फाई भी ऑल्टरनेटिंग होगा। ये ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई कहाँ बना है? प्राइमरी वाइंडिंग में। यहाँ तक सब क्लियर है? जल्दी बता दो मुझे। ठीक है, अब ये फ्लक्स फाई प्राइमरी से चला सेकेंडरी में और सेकेंडरी की टर्न्स के साथ लिंक हो गया। सेकेंडरी की टर्न्स के साथ लिंक हुआ तो इसने यहाँ क्या इंड्यूस किया? सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। ये E2 इंड्यूस कर दिया इसने यहाँ पर, E2 की पोलैरिटी ये, क्योंकि यहाँ अभी कोई लोड नहीं लगा, ओपन सर्किट है, इसीलिए E2 इज इक्वल टू V2 है फिलहाल। यस, ठीक है, पोलैरिटी भी दोनों की सेम है। अच्छा, ये फ्लक्स अब यहाँ इसका काम हो गया, यहाँ पर ये रुका नहीं, फ्लक्स यहाँ रुका नहीं, ये वापस गया। वहां कहाँ वापस गया? अपने प्राइमरी में जहां ये बना था और अपने ही टर्न्स N1 के साथ दोबारा लिंक कर गया, बेसिकली सेल्फ इंडक्शन कर दी। और सेल्फ इंडक्शन की वजह से यहाँ एक अपोजिंग ईएमएफ आया, उसका नाम क्या था? E1। E1 अपोजिंग ईएमएफ आया और उसकी पोलैरिटी उल्टी थी V से, और मैं ये कह सकती हूँ कि V1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E1 का मैग्नीट्यूड। लेकिन साइन क्या है इनके? ऑपोजिट है, ऑपोजिट है मैम। साइन Yes, ma'am. ऑपोजिट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे चलती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, स्टेप 0। स्टेप 0 आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेप 0 आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टेप 0 मैम आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी, मैम एक बार स्टेप 9 की हेडिंग बताए ना, मेरे ख्याल से आपने सिर्फ 8 तक ही कराया था। मैं बोल रही हूँ स्टेप 8 तक है, स्टेप 8 तक है, कोई सुन ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा, तो फिर मैं भी ऐसे ही आगे चलूंगी। नहीं लास्ट था मैम। ईएमएफ इक्वेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, यस मैम। है ना? यस। ठीक है, तो लिखिए स्टेप 0। स्टेप 0 इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो बताती हूँ। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कोई भी, किसी भी तरह की कोई लॉसेस नहीं होते, किसी भी तरह का कोई खराबी नहीं होती, बिल्कुल आइडियल है। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर मैं आपको बताती हूँ क्या है, यहाँ पर होगा शायद मेरे पास, और ये क्वेश्चन भी आता है,
कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, मैं बताती हूँ आपको। हाँ चलिए, ऐसे ही लिख लीजिए। अजम्पशन, 4 अजम्पशन रहती है स्टेप 0 में। स्टेप 0 आपने हेडिंग लिख ली, स्टेप 0 आइडियल ट्रांसफॉर्मर, यस हेडिंग मैम। लिख ली। हाँ, यस। अब अजम्पशंस है 4। ये 4 अजम्पशंस ट्रांसफॉर्मर को आइडियल बनाती है। ठीक है, ये 4 अजम्पशंस क्या है, फटाफट लिख लें हम। सबसे पहले अजम्पशन 1 लिखिए। सबसे पहले अजम्पशन 1 लिखिए। अजम्पशन 1 ये है कि देयर इज, अजम्पशन 1 क्या थी, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। नो रेजिस्टेंस इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। There is no resistance. इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। डन मैम। प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, फिर अजम्पशन 2 लिखिए। अब ये मुझे हैपहैजर्ड याद है। अजम्पशन 2 लिखिए। अजम्पशन 2 कह रहा है देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, अजम्पशन 3 लिखिए। Assumption 3 लिखिए, there are no eddy current or hysteresis losses। नितिन भारद्वाज, कभी तो समय पे आ जाया करो। Assumption 3 लिखिए, there are no hysteresis and eddy current losses। लिख ली Assumption 3? यस मैम। ठीक है, Assumption 4 लिखिए, there is no magnetizing current। Assumption 4 लिखिए, there is no magnetizing current। मैं इनकी प्रॉपर लैंग्वेज आपको नोट्स में भेज दूंगी, लेकिन फिलहाल इनको पहले समझना इस लैंग्वेज में जरूरी है। वो प्रॉपर लैंग्वेज हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले उसका जड़ पकड़नी पड़ेगी। ठीक, तो हमने पहली अजम्पशन क्या ली कि वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना तो प्राइमरी वाइंडिंग में ना सेकेंडरी वाइंडिंग में। और देख लो, मैंने कहीं भी कोई रेजिस्टेंस बनाई है आपके सामने? नो क्या मैम। यहाँ पर प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है आपको? नो मैम। बनाइए, कुछ नहीं है, प्योर वाइंडिंग है। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरी ये थी कि फ्लक्स कहीं भी लीक नहीं हो रहा। क्या मैंने आपको दिखाया है कोई फ्लक्स लीक होता हुआ बाहर? हमने तो अभी तक ये देखा है कि कोर की परमिएबिलिटी बहुत हाई है, इसीलिए जितना फ्लक्स है सारा कोर के अंदर ही घूम रहा है, कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। समझ रहे हो? इसका क्या मतलब है, कोर की परमिएबिलिटी इतनी हाई है एयर के रिस्पेक्ट में कि सारा का सारा जितना भी फ्लक्स बन रहा है प्राइमरी में, वो सारा कहाँ है, इट्स लिमिटेड टू द कोर। कोई भी कोर से बाहर नहीं जा रहा कुछ भी। समझ रहे हो गाइस? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड हमने क्या देखा कि यहाँ कोई हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस नहीं हो रहा। और फोर्थ हमने क्या देखा, यहाँ कोई मैग्नेटाइजिंग करंट नहीं है। ठीक है, ये सब लिख लिया आपने? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. है स्टेप 0। इसकी मैं फिर बता रही हूँ, इन चारों को अभी आप इसी तरीके से याद रखिए। इनकी प्रॉपर लैंग्वेज में आपको थोड़ी देर बाद भेज दूंगी नोट्स में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है, और जब भी आता है तो 4 नंबर का आता है। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आपको ये चारों अजम्पशंस प्रॉपर लैंग्वेज में लिखनी है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये तो एक हो गया आइडियल ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट स्टेप, अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम धीरे धीरे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे जाते रहेंगे। वो स्टेप्स क्या होंगे,
वो स्टेप्स ये स्टेप्स होंगे कि मैं आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरू करती हूँ. आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं शुरुआत आइडियल ट्रांसफार्मर से करती हूँ. और मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव और गोल ये है कि मुझे धीरे धीरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर तक पहुंचना है. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर तक मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचूंगी, एक एक अजम्पशन को क्रॉस करते हुए. मेरा आइडिया क्या है? मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरू कर रही हूँ. दैट्स माय स्टेप 0. और मैं क्या करूंगी? आइडियल ट्रांसफार्मर की एक एक अजम्पशन को क्रॉस करती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं कहाँ तक पहुंच सकूं? प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर तक. ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ स्टेप नंबर 1 पे. स्टेप 1 पे चलती हूँ. अब हेडिंग डालो स्टेप 1. ये रहा, मिल गया मुझे आइडियल ट्रांसफार्मर. देखिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर ये रहा. देखिए मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ. यहाँ पर नो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जैसा हमने कहा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैव जीरो रेजिस्टेंस. नो मैग्नेटिक लीकेज, ये सेकेंड था. थर्ड क्या था? नो आयन लॉस, यानी कि नो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस. और चौथा क्या था? जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट. ठीक है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की 4 अजम्पशंस है. दिख गई आपको? यस मैम. ठीक है, अब फटाफट नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप 1. स्टेप 1. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम करेंगे अजम्पशन 4 को क्रॉस. लिख दो वहां पर, अजम्पशन 4 को क्रॉस किया जाएगा. आप स्टेप 1 की हेडिंग डालें, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड. सबसे पहले तो स्टेप 1 डालें, हेडिंग डालें ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड. स्टेप 1 लिखें, हेडिंग डालें ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड. ठीक है, डाल दिया? डन मैम. ठीक है, अब स्टेप 1 के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं और एक एक अजम्पशन क्रॉस करते हुए जाएंगे. स्टेप 1 के 2 पार्ट है, वो तो बताने से पहले मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेप 1 इज ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड. नो लोड का मतलब क्या है? कि सेकेंडरी पे, ये देखो ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है. कैन यू सी दिस? ये देखो, आपको V1 दिखाई दे रहा है आपका, विच इज प्राइमरी वोल्टेज. आपको करंट कुछ दिखाई दे रहा है. आपको N1 के टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, N2 के टर्न्स दिखाई दे रहे हैं. आपको फ्लक्स फाई दिखाई दे रहा है. बैक ईएमएफ E1 दिखाई दे रहा है, E2 दिखाई दे रहा है, V2 दिखाई दे रहा है. कहीं लोड लगा हुआ दिखाई दे रहा है सेकेंडरी पे? नहीं. सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड. वहां लिख दो, नो लोड मीन्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड. वहां लिख दो फटाफट, नो लोड मीन्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड. ये रिकॉर्ड हो रहा है ना सब कुछ सार्थक? Yes, ma'am. ठीक है. नो लोड मीन्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, मतलब कोई लोड सेकेंडरी पे अभी नहीं लगा. इज दैट फाइन? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बातें. अब आप लिखोगे, वहां लिखो, आपने लिख दिया स्टेप 1 ट्रांसफार्मर और नो लोड, एंड नो लोड मींस सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड. ये लिखती है तीनों चीजें. यस मैम. अब आप मेरे लिए क्या कीजिए, सेकेंडरी का मैं स्टेप 1 पार्ट 1 बता रही हूँ. स्टेप 1 पार्ट 1. स्टेप 1 का पार्ट 1 कर दीजिए. पार्ट 1 की खासियत क्या है? मैं यहाँ अजम्पशन 4 को क्रॉस करूंगी. स्टेप 1 का मैं पार्ट 1 बता रही हूँ. पार्ट 1 में मैं कौन सी अजम्पशन को क्रॉस करूंगी? अजम्पशन 4. अजम्पशन 4 क्या थी? No magnetizing current. यस, नो मैग्नेटाइजिंग करंट. अभी मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है मैं बताती हूँ. मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब है कि जब आपने
वोल्टेज V1 अप्लाई की, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाई की कहाँ पर, प्राइमरी वाइंडिंग पे, तो कुछ करंट आया IM प्राइमरी वाइंडिंग से खींचा गया। ये IM भी ऑल्टरनेटिंग होगा, और इस IM को प्राइमरी वोल्टेज V1 से क्यों खींचा गया, इसलिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि ये IM N1 के साथ लिंक होकर फ्लक्स फाई बना दे। मैं फिर बता रही हूँ, जब आपने प्राइमरी वोल्टेज V1 लगाई प्राइमरी वाइंडिंग पर, तो एक करंट ड्रॉ हुआ बहुत छोटा सा। वो करंट क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट IM। ये मैग्नेटाइजिंग करंट IM का काम क्या है, इसका काम सिर्फ एक है, ओनली वन। इसका काम है लिंक होना N1 से और फ्लक्स फाई बना देना, दैट इज इट। ठीक, तो IM बुलाया गया स्पेशली सप्लाई वोल्टेज V1 से only to create flux and nothing else। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, Yes, तो ma'am. आइडियल ट्रांसफार्मर की हमने फोर्थ अजम्पशन क्रॉस कर दी। आइडियल ट्रांसफार्मर को कोई जरूरत नहीं थी किसी भी करंट की, वो अपने आप फ्लक्स बना रहा था भगवान की दया से। लेकिन अब जब मैं एक स्टेप, आई हैव टेकन वन स्टेप टूवर्ड्स प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। अब क्या हो रहा है, स्टेप 1 पार्ट 1, मैं अजम्पशन 4 को क्रॉस कर रही हूँ। तो अब ध्यान से सुनना फंक्शन क्या हो रहा है। मैंने जैसे ही मैंने अप्लाई की V1 वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग पे, V1 की खास बात क्या थी कि V1 ऑल्टरनेटिंग AC वोल्टेज थी। ठीक है, जब मैंने V1 अप्लाई की तो सप्लाई से करंट IM बुलाया गया। IM भी ऑल्टरनेटिंग करंट ही है। IM आगे बढ़ा और वो N1 के साथ लिंक हो गया। जैसे ही N1 के साथ लिंक हुआ, उसने क्या बनाया, फ्लक्स फाई। क्योंकि V1 भी ऑल्टरनेटिंग है, IM भी ऑल्टरनेटिंग है, तो फ्लक्स फाई भी ऑल्टरनेटिंग ही होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, ये Yes, फ्लक्स ma'am. फाई ये फ्लक्स फाई रुका नहीं, ये कहाँ गया, सेकेंडरी पर गया, और सेकेंडरी के टर्न्स N2 से लिंक हो गया। जब ये फ्लक्स फाई सेकेंडरी के टर्न्स N2 से लिंक हुआ, इसने क्या बनाया, E2. बोलो। हाँ, E2 इज सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF, E2 बना दिया। क्योंकि कोई लोड नहीं लगा, क्योंकि कोई लोड अभी सर्किट में नहीं लगा, सेकेंडरी इज व्हाट, ओपन सर्किटेड, खुली है। यानी यहाँ सेकेंडरी का जो करंट होगा वो क्या होगा, सर्किट खुला हुआ है ना, टूटा हुआ है सर्किट, लोड नहीं लगा हुआ कोई, सेकेंडरी सर्किट इज स्टिल ओपन, इसीलिए यहाँ करंट क्या होगा, 0. बिल्कुल ठीक, ऑसम। सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड, यानी सर्किट इज ब्रोकन। सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड मतलब सर्किट इज ब्रोकन, इसीलिए यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जो E2 होगी वही V2 भी होगा। यस, Yes, ma'am. ये तो साफ चीज हो गई, पोलैरिटी सेम है दोनों की। ये फ्लक्स अभी रुका नहीं, ये वापस आया, फ्लक्स वापस कहाँ आया, अपनी ही प्राइमरी वाइंडिंग जहां ये बना था वहां वापस आया, और किसके साथ लिंक हुआ, N1 के साथ। और इसने क्या बना दिया यहाँ पर, E1. E1, बैक EMF E1, जिसकी पोलैरिटी उल्टी है V1 से। ठीक है, और मुझे क्या पता है, V1 इज इक्वल टू माइनस E1। ठीक कर रहा है मैंने, Yes, ma'am. मुझे बताओ यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, नहीं? No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. ध्यान दें कि आप मुझे यहाँ कहोगे मैम बाकी की अजम्पशंस का क्या हो गया, आपने अजम्पशन 4 क्रॉस कर दी, बाकी 1 2 3 का क्या, 1 2 3 अभी भी वैलिड है। यानी कि अजम्पशन 1 अभी भी वैलिड है। यहाँ किसी वाइंडिंग की कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, No, कोई ma'am. रेजिस्टेंस नहीं है किसी No, ma'am. वाइंडिंग में। अजम्पशन 1 इज वैलिड। अजम्पशन 2,
अजम्पशन 2 क्या थी, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रही, तो बिल्कुल क्या आपको यहाँ कोई फ्लक्स लीकेज की कोई बात दिखाई दे रही होती है, नहीं। अजम्पशन 2 अभी भी वैलिड है, जितना फ्लक्स बना है सारा का सारा कहाँ है, जितना फ्लक्स बना प्राइमरी है में। वो कोर में, जितना फ्लक्स बना है सारा का सारा कोर में ही घूम रहा है, वो कहीं भी कोर से बाहर लीक नहीं हो रहा फ्लक्स। अजम्पशन 2 भी वैलिड है, अजम्पशन 3 भी वैलिड है, कोई एडी करंट या हिस्टेरेसिस लॉस नहीं हो रहे। इज दैट क्लियर? ओनली अजम्पशन 4 इनवैलिड है, और क्या है, सप्लाई से अब एक करंट मंगाया जा रहा है, उस करंट का नाम क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट IM, और उसका काम क्या है, केवल उसका काम क्या है, फ्लक्स बनाना। फ्लक्स बनाना, दैट्स इट। तो फटाफट आप क्या करें, स्टेप 1 पार्ट 1 की टर्मिनोलॉजी लिख लें। हमने कुछ नए पैरामीटर्स यहाँ स्टेप 1 पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस किए हैं, वो नया पैरामीटर क्या है, IM। तो स्टेप 1 पार्ट 1 टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए। IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट। लिख लिया? यस मैम। अच्छा, और साथ ही में लिखो इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ IM इज टू, द फंक्शन ऑफ IM, the function of IM is to क्या फंक्शन है इसका, is to make flux in order to magnetize the core. The function of IM is to make flux phi. The function of IM is to make flux phi, to magnetize the core. To make flux phi to magnetize the core. कर लिया? यस मैम। ठीक है, the function of flux, the function of IM is to make flux phi to magnetize the core. ठीक है, डन है। यस अब मैम। मैं आगे आती हूँ, हमें इसको, ये जो सब ड्रामा हो रहा है यहाँ पर, हमें इसको पिक्टोरिकली भी दिखाना है। तो पिक्टोरिकली कैसे दिखाएं, विद द हेल्प ऑफ अ फेजर। हर बार हर जगह आपको फेजर बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ पर हर स्टेप पे एक फेजर बनेगा, आपको फेजर बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ फेजर बना के दिखाती हूँ। फेजर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ जो हमने EMF इक्वेशन से पढ़ा था। आपको याद होगा जब हमने EMF इक्वेशन से डील की थी, ये रही EMF इक्वेशन। कैन यू सी EMF इक्वेशन हियर? हमारी EMF इक्वेशन के सेकंड पार्ट में ये निकला था, रिमेम्बर? ये क्या था, ये हमने ये निकाला था कि इंड्यूस्ड EMF जो होते हैं वो क्या होता है, ओमेगा ये रिलेशन आया था जब हमने EMF इक्वेशन निकाली थी। यस, कैसे आया था ये, मुझे पता है फ्लक्स फाई ऑल्टरनेटिंग है, इसलिए मैं फ्लक्स फाई को ऐसे लिख सकती हूँ। तो EMF क्या था, EMF था E इज इक्वल टू N d phi by dt, राइट? यस मैम। तो मैंने EMF का जब निकाला तो मुझे ये रिलेशन मिला अपने इंड्यूस्ड EMF का, हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखो फ्लक्स फाई इज फाई मैक्स साइन ओमेगा टी, लेकिन E क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
यानी कि फ्लक्स फाई से इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ जा रहा है? पीछे लैग पे, कितने डिग्री लैग पर? 90 5 by डिग्री 2 90 90 degree डिग्री, है ना। बस यही बताना था। हमेशा याद रखना फ्लक्स फाई से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होते हैं वो हमेशा लैग करते हैं अपने पेरेंट फ्लक्स को बाय 90 डिग्री। एक तो ये बात यहाँ, ये चीज हमेशा लिखना, ये मोटर में भी होता है, ये जनरेटर में भी होता है, ये ट्रांसफार्मर में भी होता है, ये हर जगह होता है। तो इस बात को स्टार लगा के लिख लो प्लीज, स्टार लगा के वहां लिख लीजिए प्लीज। कहाँ लिखना है? टर्मिनोलॉजी के नीचे स्टार लगाएं, बड़ा सा इंपॉर्टेंट लिखें उसको, और ये बात लिखें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपिटल ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपिटल ई लैग्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपिटल ई, चाहे वो E1 हो चाहे E2, ये दोनों के लिए वैलिड है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपिटल ई लैग्स इट्स पेरेंट फ्लक्स, जिस फ्लक्स से वो बना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैपिटल ई lags its parent flux by 90 degree. Induced EMF capital E lags its parent flux by 90 degree. Then induced EMF capital E lags its Yes, ma'am. parent flux by 90 degree. Done हो गया ना? Yes, ma'am. हाँ, तो मैं क्या किसकी बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी फेजर की। तो ये फेजर कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत आसान फेजर। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, सबसे पहले कौन आया? आईएम आया। कैन यू सी, मैंने आईएम पे स्टेप नंबर 1 डाला हुआ है। यस, यस मैम। आईएम आया और उसने क्या बना दिया? फ्लक्स फाई। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, अच्छा। आई एम आया, उसने फ्लक्स फाई बना दिया। ठीक, अच्छा। वाइंडिंग कैसी है? ट्रांसफार्मर क्या, प्राइमरी क्या है? वाइंडिंग है ना। प्राइमरी साइड पे वाइंडिंग है या नहीं? यस मैम है। ध्यान ma'am, से है। सुनना, ये मैं क्यों बता रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, फेजर बनाने में बड़े काम आएगा, सुन लो इसे। ये देखो, सबसे पहला क्या हुआ? आई एम आया, उसने फ्लक्स फाई एम बना दिया। ठीक है, ये तो बढ़िया, ठीक है, ओके डन। प्राइमरी क्या है? वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है? इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस है ना, यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग इज प्योर इंडक्टेंस, राइट? यस मैम। Yes, है ma'am. ना। तो प्राइमरी वोल्टेज V1 will lead the primary current IM. Yes, यस मैम। Yes, ma'am. प्राइमरी वाइंडिंग इज प्योरली इंडक्टिव, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू करंट क्या जा रहा है? IM जा रहा है फिलहाल। ठीक है, IM जा रहा है और उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? V1। तो V1 विल लीड IM, मतलब IM लैग करेगा, हाँ या नहीं? तो V1 विल लीड IM, मैं सही बोल रही हूँ? प्राइमरी वाइंडिंग इंडक्टर है ना, प्योर yes ma'am है ना। तो Yes, ma'am. V1 विल लीड IM बाय व्हाट? बाय 90 डिग्री। yes ma'am और किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, anti राइट? clockwise है ना, लीड एंटी क्लॉकवाइज में होती है। तो ये V1 ये बना। मैं फिर याद दिला रही हूँ आपको, पहले IM आया, उसने फ्लक्स फाई बना दिया। ठीक है, दोनों सेम फेज में हो गए क्योंकि IM ने फ्लक्स फाई बनाया सेम फेज में। उसके बाद हमने देखा प्राइमरी वाइंडिंग कैसी है बॉस? प्राइमरी वाइंडिंग तो एक प्योर इंडक्टर है। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी वाइंडिंग यानी V1 कहाँ जाएगी?
IM से 90 डिग्री लीड लेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री लीड, ये बन गया V1। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। No, ma'am. ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्लक्स फाई आने की वजह से EMF इंड्यूस हुए, कौन कौन से? E1 और E2। यस। E1 और E2 के बारे में मैंने अभी आपको स्टार क्या लिखवाया, स्टार डाल के? Induced EMF E1 और E2 अपने पेरेंट फ्लक्स फाई से लैग करेंगे 90 डिग्री, यानी E1 और E2 कहाँ बनेंगे? क्लॉकवाइज 90 या एंटी क्लॉकवाइज 90? फ्लक्स फाई से किधर बना उनको? clockwise 90. क्लॉकवाइज। ये Clockwise देख 90. लो, मैंने क्लॉकवाइज 90 बनाया, ये रहा E1, ये रहा E2, दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड EMF अपने पेरेंट फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लैग करते हैं। ये प्रूफ हमने EMF इक्वेशन में ऑलरेडी देख लिया। तो ये रहे मेरे E1 और E2 90 डिग्री लैग पे। आप मुझसे पूछोगे मैम ऐसा क्यों बनाया, E1 छोटा और E2 बड़ा? इसीलिए क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर, मैं अज्यूम कर रही हूँ, या हमेशा ही एनालिसिस स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे करूँगी। फॉर कन्वीनियंस हम ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो जब अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप हुआ तो E2 इज ग्रेटर देन E1, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो ये हो गया E2 इसीलिए E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ अब मेरा फिलहाल ट्रांसफार्मर स्टेप अप। अगर स्टेप डाउन होता तो क्या होता? कौन बड़ा होता? E2. E1. E1 बड़ा हो जाता, है ना? अच्छा, और फोर्थ स्टेप में मुझे पता है कोई लोड नहीं लगा, इसीलिए E2 इज इक्वल टू V2। तो जहां E2 Yes, था ma'am. मैंने वहां V2 भी बना दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, ma'am. ठीक है। उसके अलावा मुझे पता था मुझे E1 नहीं चाहिए, मुझे तो -E1 चाहिए, मेरा तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF नेगेटिव है, तो मैंने E1 को ऊपर मोड़ दिया और -E1 कर दिया। थोड़ा आइडिया हो गया? क्या मैम फिर से बता रहे हैं एक बार? मैं कह रही हूँ मेरे पास सेल्फ इंड्यूस्ड EMF E1 था ना, पर E1 तो मुझे उल्टा चाहिए, मुझे तो E1 नहीं -E1 चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF मेरा बैक EMF है ना, बैक EMF E1 नहीं है, बैक EMF इज -E1। यस, Yes, ma'am. है ना? तो मैंने क्या किया, E1 को उल्टा मोड़ दिया, तो वो -E1 बन गया। Yes, ma'am. ठीक है। तो ये हुआ मेरा स्टेप 1 पार्ट 1 का फेजर। मैं एक बार इसे खुद आपको बना के दिखाती हूँ, कहानी दोबारा दोहरा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले IM आया, उसने बनाया फ्लक्स φm, ये मेरा स्टेप 1 है, स्टेप 1 रेड में। ये यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बाद क्या हुआ, फ्लक्स, क्योंकि मेरी प्राइमरी वाइंडिंग प्योरली इंडक्टिव है, इसीलिए V1 क्या होगी, V1 विल लीड IM बाय 90 डिग्री। यस, तो ये मैंने Yes, बना ma'am. दी V1 इज लीडिंग V2 बाय 90 डिग्री, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बनाया, मुझे पता था कि जो इंड्यूस्ड EMF होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करते हैं, तो मैंने दोनों EMF बना दिए। ये हो गया मेरा E2, ये हो गया मेरा E1। मैंने E1 को छोटा क्यों बनाया, क्योंकि Step up transformer. स्टेप अप ट्रांसफार्मर है इसीलिए। ठीक है, ये मेरा स्टेप 3 हो गया। इसके बाद मुझे पता है कोई भी लोड नहीं लगा, इसीलिए जो E2 है वही V2 है। यस, Yes, ma'am. ठीक है।
और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि v1 इज इक्वल टू माइनस E1, मैं लिख कर आ रही थी ना, ये देखो मैंने लिखा भी था यहाँ पर कि v1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू v2 एंड v1 इज इक्वल टू माइनस E1, लिखा था ना। सिर्फ v1 E1 मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन v1 इज इक्वल टू माइनस E1 है क्योंकि ऑपोजिट है पोलैरिटी में। यस, तो यहाँ डाल दूंगी माइनस E1। ये फेजर समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब मैं बार बार इसी फेजर को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, ये फेजर मेरा फाउंडेशन है, अब मैं जब भी कोई स्टेप करूंगी आगे लूंगी, आई विल यूज दिस फेजर और मैं इसी फेजर के ऊपर एडिशंस करती जाऊंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब मैं इसी फेजर के ऊपर एडिशंस करती जाऊंगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये फेजर और ये आज का स्टेप 1 पार्ट 1 आप अच्छे तरीके से याद रखें और इस फेजर की प्रैक्टिस करें। ट्रांसफॉर्मर आगे स्टेप दर स्टेप कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दो अच्छे तरीके से, इसको साथ ही साथ मेरे करते जाओगे तो बड़े आसानी से होता जाएगा ये। क्लियर है? आई नो इट इज वेरी ओवरवेलमिंग बट आई एम टेलिंग यू, इसको साथ साथ कर लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बाद में बहुत सारा बोझ एक साथ पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, चलिए दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। टाइम भी हमारा खत्म हो गया आज।